अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक बूढ़े जोड़े की पुरअसरार कहानी। खामोश तारीक रात में अचानक जॉनी कार्टर स्ट्रीट के कमकमों की रोशनी में एक साया सा उभरा था। साया उस वक्त दिखाई दिया था जब खुरदरो झाड़ियों ने असर खुद जंबिश की थी, गोया उन झाड़ियों पर से कोई टकराता हुआ गुजरा हो, जबकि उस साए के सिवा वहाँ कोई जीरू भी तो मौजूद नहीं था। फिर वो साया होले होले से जॉनी कार्टर स्ट्रीट की उस जानिब बढ़ने लगा था जहाँ हुकूमती खंभों पर नस्ब कमकमों की कतार का आगाज़ हो रहा था, जिनके दोनों अतराफ रिहायशी मकानात थे और उन मकानात के बीच में एक कुशादा सड़क थी। जॉनी कार्टर स्ट्रीट के सब घरों की खिड़कियों पर आज पर्दे सिरके हुए थे, क्योंकि जो लोग आज की मनहूस तारीख और इस तारीख से जुड़ी कहानियां सुन चुके थे, उन्हें आज रात शब बेदारी करना ही थी। एक खौफ भरे तजस्सुस ने उन सब लोगों को अपनी लपेट में लिया हुआ था। आज महीने की 23 तारीख थी और ये मनहूस तारीख जॉनी कार्टर स्ट्रीट के रिहायशियों को बखूबी याद थी। अक्सर लोग अपनी खिड़कियों पर पड़े पर्दों की ओट से उस मकान की जानिब झांक रहे थे जिस मकान की बाबत वो सब कहानियां जुड़ी हुई थीं, जो हर माह की इसी 23 तारीख के साथ भी जुड़ी थी। जॉनी कार्टर स्ट्रीट एक पुरानी हुकूमती स्कीम की आबादकारी का हिस्सा थी। यहाँ करीबन 100 से ज़्यादा मकानात तो पुराने तर्ज तामीर का शाहकार नमूना थे। ये रिहायशी स्कीम 70 साल कबल दूसरी जंग अजीम के बाद तामीर की गई थी। कुशादा सड़क के दोनों अतराफ 50-50 मकानात कतार दर कतार तामीर किए गए थे। शुरू में तो ये मकानात आवाम की नज़रों का मरकज़ बने रहे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ कदरे खस्ता हाली की वजह से अब ये आबादी भी दीगर पुरानी आबादकारियों की मानित अपनी कशिश खो बैठी थी। वो घर जिनसे किसी ज़माने में बच्चों और जवानों का शोरो गोगा सुनाई दिया करता था, अब उन घरों में खामोशी के घटाटोप अंधेरों और सन्नाटों के सिवा कुछ बाकी न रहा था। इसकी भी एक मखसूस वजह थी। पुराने मकीनों ने उन घरों को आउटडेटेड कहकर नकल मकानी करना शुरू कर दी थी। पुराने मकीनों के जाते ही रिटायर्ड बूढ़ों ने यहाँ घर खरीदना शुरू कर दिए थे। बूढ़ों के लिए बुढ़ापे में ये एक पुरसकून जगह थी। खामोशी और प्राइवेसी की वजह से बूढ़े यहाँ बहुत खुश थे। यहाँ कोई हंगामा बरपा नहीं होता था। इस आबादी में बूढ़ों के लिए एक अस्पताल भी तामीर करा दिया था। इसी जॉनी कार्टर स्ट्रीट के दरमियान आमने सामने के घरों में से एक घर को छोटा सा अस्पताल बना दिया गया था और दूसरे घर को मसमार करके पार्किंग एरिया। इसी जॉनी कार्टर स्ट्रीट में हुकूमत ने छोटे से जंगल को काटकर एक पार्क भी बना दिया था। ये जंगल किसी दौर में मकानात के पीछे था, जहाँ शुरू में सेब के दरख्त वाफिर मिकदार में उगाए गए थे। 60 की दिहाई में ये इलाका सेब के दरख्तों की वजह से भी बहुत मशहूर था। इस इलाके की एक अपनी अहमियत हुआ करती थी, लेकिन बाद में सब कुछ बदल गया। जॉनी कार्टर स्ट्रीट पर बूढ़ों की आबादी की वजह से ज़िंदगी थमी थमी सी थी। लोग अब जॉनी कार्टर स्ट्रीट को बूढ़ों की बस्ती कहकर ही पुकारते थे। इसी बूढ़ों की बस्ती में वो मनहूस घर एक बूढ़े मियाँ बीवी ने खरीदा, जिस घर को कोई भी खरीदना पसंद नहीं करता था। मिस्टर जॉनसन और मिसेस जॉनसन रिटायरमेंट के बाद अब किसी ऐसी रिहायशी कॉलोनी में घर लेना चाहते थे जहां अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम दोनों मिलकर सुकून से बसर कर सकें। वो अब इस हलचल वाली ज़िंदगी से तंग आ चुके थे। कुदरत ने उन्हें एक ही बेटे से नवाजा था जिसका नाम था जिमी जॉनसन। हालिया जंग में उसकी हलाकत के बाद ज़िंदगी से अब हर तरह की इनकी उम्मीद उठ चुकी थी। बेटे की मौत के बाद पुराना घर अब उन्हें काटने को दौड़ता था, क्योंकि बेटे के बचपन से जवानी तक की यादें उस घर से जुड़ी थीं। इस सिलसिले में एक ब्रोकर से बात हुई। ये बात भी मिसेस जॉनसन की एक बूढ़ी पड़ोसन सहेली के वसीले से चली थी। वो खबीज़ ब्रोकर एक मक्कार और लालची इंसान था। उसे मालूम था कि वो जॉनी कार्टर स्ट्रीट के उस नापसंदीदा घर का सौदा इन तकदीर के मारे बूढ़े जोड़े के साथ कर सकता है। वो उस घर से वाबस्ता तमाम बातों को जानता था जिनकी बदौलत ये घर पिछले एक अरसे से बराए फ़रोख्त पड़ा था, लेकिन लोग उसकी तरफ इल्तफात ना करते, क्योंकि सबको मालूम था कि इस घर की तारीख कितनी घिनौनी है और इस तारीख से वाबस्ता कहानियाँ किस नोयत की हैं। ये बूढ़ा जोड़ा तो अपनी लाइल्मी की बदौलत यहाँ आ बसा था। ब्रोकर क्रिस्टोफर ने मिसेस जॉनसन से उस जॉनी कार्टर स्ट्रीट की तारीफ कुछ अजीब तरीके से की थी। उस खबीस और लालची शख्स ने कहा था, मिसेस जॉनसन,
जॉनी कार्टर स्ट्रीट ही आप दोनों के लिए मौजू मुकाम है। एक तो यहाँ तमाम ओल्ड एज के लोग हैं, दूसरा यहाँ शोरों होगा हंगामा राई से पाक फिजा है, और फिर एक अस्पताल भी करीब है। साथ में खूबसूरत पब्लिक पार्क भी हुकूमत ने बना रखा है। इसके अलावा वेलफेयर का पूरा अमला किसी भी वक्त आपकी रहनुमाई और मदद के लिए कमर बस्ता रहता है। मैं तो कहता हूँ आप लोग यहाँ फौरी शिफ्ट हो जाएं। ये आपकी खुशनसीबी है कि यहाँ एक ही घर खाली पड़ा है। ऐसा महसूस होता है कि ये मकान आप ही का मुंतज़िर है, और मज़े की बात यह है कि कीमत भी आती है। इससे पहले कि कोई और इसका मालिक बन बैठे, आपको देर नहीं करनी चाहिए। कीमत अदा कीजिए और चाबियाँ वसूल कीजिए। इन चिकनी चुपड़ी बातों ने मिसेस जॉनसन को मज़ीद सोचने की मोहलत ही न दी, और वो बेचारी उस खबीस आदमी के झांसे में आ गई। मिसेस जॉनसन ने अपने शोहर को आमादा किया, और 1 माह कबल ही दोनों ने पुराने घर को बेचकर इस नए घर में नकल मकानी की थी। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा कि उस खबीस ब्रोकर क्रिस्टोफर ने बयान किया था, लेकिन वो साया आज रात फिर से मुतहरिक हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता वो साया उसी घर की जानिब बढ़ रहा था जिसकी ऊपरी मंजिल के कमरे में मिस्टर जॉनसन एक किताब पढ़ने में मसरूफ़ थे। उन्होंने उस कमरे को किताबों भरी अलमारी से सजा रखा था, गोया अपनी ज़ाती लाइब्रेरी बना रखी थी। ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे से मिसेस जॉनसन आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई ड्राइंग रूम के साथ वाले सिटिंग रूम की तरफ आ रही थी। उनके हाथों में एक वीडियो कैसेट थी जिसे वो VCR पर लगाना चाहती थी। ये कैसेट दिन के वक्त सफाई के दौरान उन्हें मकान के तहखाने में रखी एक पुरानी मेज़ पर से मिली थी। गालिबन उनसे पहले रहने वाले इस कैसेट को उठाना भूल गए थे, या जानबूझकर वो लोग अपने साथ इसे ना लेकर गए हों। मिसेस जॉनसन के लिए ये वीडियो कैसेट एक तजस्सुस पैदा किए हुए थी। आखिरकार इसमें है क्या? उन्होंने खुद कलामी की। इन्हीं ख्यालात में मगन वो VCR के करीब पहुंची थी जब अचानक एक शदीद हवा का झोंका आया और खिड़की से कदरे हटा हुआ पर्दा जोर से हिला। ओह, लगता है मौसम फिर से ख़राब हो रहा है, शायद बारिश आने वाली है। उन्होंने खिड़की की जानिब हिलते हुए पर्दे को देखते हुए कहा, डॉली, डॉली। ये मिस्टर जॉनसन की आवाज़ थी। वो अपनी अहलिया को प्यार से डॉली कहकर पुकारते थे। हाँ जान, सुन रही हूँ हैंडसम, उन्होंने निहायत प्यार से अपने शोहर की पुकार का जवाब दिया। डॉली, बाहर दूर कहीं बिजली चमक रही है, लगता है कि बारिश थोड़ी देर में यहाँ तक भी पहुँचने वाली है। ओके हैंडसम, मैं देख लेती हूँ। मिसेस जॉनसन ने उसी प्यार भरे लहजे में अपने शोहर की बात में छुपे पैगाम को समझते हुए जवाब दिया। मिस्टर जॉनसन ने असल में अपनी अहलिया को इत्तला दी थी ताकि वो आने वाले यकदम मौसमी तगय्युर की वजह से घबरा ना जाएं, और ये भी कि खिड़कियाँ बंद कर लें, मुबादा तेज़ हवा के झोंकों से खिड़कियाँ बजने ना लग जाएं, या बारिश के यकदम तेज़ होने की वजह से बारिश के कतरे घर के अंदर ना आ जाएं। एकदम बारिश नहीं आ सकती, वरना यहाँ बिजली चमकती, बादल गरजने की आवाज़ आती। भाई फितरत के ख़िलाफ़ है, पहले वीडियो कैसेट तो देख लो। मिसेस जॉनसन हस्बे आदत मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाते हुए बोली। बाहर साया काफ़ी हद तक अब इस घर के करीब आ चुका था। वो साया क्या था आज तक जॉनी कार्टर स्ट्रीट के किसी मकीन को मालूम ना हो सका। हमसायों में एक कुत्ता उस साए को देखते ही खामोशी और खौफ से दुबक कर सहमा सा बैठा हुआ था। उसे तो गोया सांप सूंघ गया था, जैसे किसी अनदेखी खौफनाक ताकत ने उसके भौंकने की हिस्स ही सल्ब कर ली थी। मिसेस जॉनसन ने वो वीडियो टेप VCR में डाल दी थी और उसमें प्ले का बटन दबाकर खुद रिमोट कंट्रोल हाथ में थामे TV स्क्रीन के सामने कुछ फासले पर पड़े सोफे पर बैठ गईं। वो बहुत पुरतजस्सुस अंदाज में TV स्क्रीन पर अपनी निगाहें जमाए बैठी थीं, और फिर कुछ सेकंड गुजर गए। स्क्रीन पर एक बुढ़िया सोफे पर बैठी नमोदार हुई। वो बुढ़िया VCR पर एक फिल्म देख रही थी। मिसेस जॉनसन बगौर ये सीन देखती रहीं। इसी असना में दोबारा कमरे की खिड़की का पर्दा जोर से हिला और गैर दानिस्ता तौर पर मिसेस जॉनसन ने पीछे मुड़कर खिड़की की सिमत देखा। एक साया सा चंद लम्हों के लिए नमोदार होकर खिड़की में से गुजर गया। उन्होंने खिड़की बंद करने की गर्ज से उठते हुए एक नज़र TV स्क्रीन पर भी डाली। फिल्म में बुढ़िया अब सोफे से उठ रही थी। उसे कमरे की खिड़की में से एक साया गुजरते दिखाई दिया था। फिल्म में ये मंजर देखकर मिसेस जॉनसन का माथा ठनका। ये क्या है? वो फिर ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। फिल्म वाली बुढ़िया का पहला डायलॉग सुनाई दिया। ये क्या है? सब इत्तफाक की बात है, बुरा सा मुंह बनाकर मिसेस जॉनसन ने सोचा। वो सर झटकते हुए खिड़की बंद करने की गर्ज से खिड़की की जानिब चल दी।
धीमे धीमे कदमों के साथ वो खिड़की की जानिब चल रही थीं और फिर गैर इरादी तौर पर उनकी निगाहें दोबारा टीवी स्क्रीन पर जा टिकीं। इस मर्तबा वो अपनी नज़रों को टीवी स्क्रीन से ना हटा सकीं। टीवी पर फिल्म में मौजूद वो बुढ़िया भी सकते के आलम में टिकटिकी बांधे टीवी स्क्रीन पर निगाहें जमाए खड़ी थी। मिसेस जॉनसन ने ज़ेरे लब होले से कहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सब हुस्न इत्तफाक है? और हू बहू यही अल्फाज टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने वाली बुढ़िया अदाकारा ने भी बोले। फिर यकायक जैसे कोई साया सा उस बुढ़िया के पीछे हरकत करता हुआ गुजरा। इस मर्तबा तो मिसेस जॉनसन ने भी फौरी घूमकर अपने पीछे की जानिब देखा। इस मर्तबा मिसेस जॉनसन ने किसी मखलूक की दुम खिड़की से जाती हुई देख ली थी। मिसेस जॉनसन की आंखें खौफ से फैल गईं। अब वहाँ खड़े रहने और सोचने का मजीद कोई जवाब नहीं बनता था। मुझे जॉनसन को बताना होगा। ये कहते हुए वो तेज़ी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ी थी। मुझे उसे फौरी बता देना चाहिए। अभी वो पहले जीने पर कदम रखने को थी कि टीवी स्क्रीन पर निगाहें पड़ते ही वो खौफ से साकित खड़ी हो गई थी, क्योंकि फिल्म में मौजूद बुढ़िया भी यही कहते हुए तेज़ी में आगे बढ़ी थी। लेकिन अब वो टीवी स्क्रीन से मिसेस जॉनसन को खौफ भरी निगाहों से घूर रही थी। मिसेस जॉनसन ने खौफ भरे गुस्से के आलम में टीवी स्क्रीन को बंद करने के लिए अपना हाथ टीवी पर नस्ब बटन पर बढ़ाया ही था कि स्क्रीन की बुढ़िया यकलख्त बोल पड़ी, ये क्या कर रही है तू बुढ़िया? मिसेस जॉनसन का हाथ थर थर कांपने लगा। अपनी फटी फटी निगाहों से वो अपने कांपते हाथ को देखने लगी थी। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उनकी कलाई मजबूती से पकड़ ली हो ताकि वो अपने इरादे से बाज रहें। फिल्म वाली बुढ़िया ने खबीस कहका लगाया और बोली, टीवी बंद करना है ना? इस मर्तबा बुढ़िया की आवाज़ बदली हुई थी। ये किसी गुस्सीले मर्द की आवाज़ की मुशाबा थी। टीवी बंद हुआ तो तेरा दिल भी बंद हो जाएगा बुढ़िया। मिसेस जॉनसन अपनी थरथराती कपकपाती कलाई को खौफ से देखते हुए अब रो रही थी। कौन हो तुम? ये सब क्या है? वो रोते हुए खौफ से अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली, कौन हूँ मैं? तुम हूँ, और अब तुम हम होने वाले हैं। फिल्म वाली बुढ़िया ने दोबारा खबीस कहका लगाया और उसके ये कहते ही एक गर्दापी ह्योला टीवी स्क्रीन से बाहर निकला। उस ह्योले ने एक बड़े से खौफनाक सूरत गोरीले नुमा की शक्ल इख्तियार कर ली। अपना हैबतनाक मुंह खोला जिसमें से स्याह गर्दापी नुमा दांत साफ वाजे हो रहे थे, और फिर मिसेस जॉनसन ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी आवाज़ एक होलनाक चीख की सूरत में निकाली थी। पूरा घर मिसेस जॉनसन की चीख से गूंज उठा था। वो चीख पूरे मोहल्ले ने सुनी थी, लेकिन सब अपने अपने घरों में दुबके रहे। ये सब पहली मर्तबा नहीं हुआ था। सब जानते थे, कोई बेखबर नहीं था। आज फिर उसने अपनी खुराक हासिल की थी। आज फिर वो दोबारा नमूदार हुआ था। सब ने अपने अपने घरों की खिड़कियों के पर्दों की ओर से झांककर उसे देख लिया था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो अपना शिकार लेने आ गया था। उसे आना ही था। वो पिछले 10 बरसों से आ रहा था। 7 साल तो उसका पेट भर ना पाया था, लेकिन वो भूखा था। कितने ही सालों से भूखा था। मकान खाली रहता। वो हर 23 तारीख को आता, मगर उसकी खुराक का बंदोबस्त ही ना हो पाता। कोई उस मकान में रहने आता ही ना था, और अब पूरे 7 साल बाद मिस्टर और मिसेस जॉनसन ने ये मकान ख़रीद लिया था। वो यहाँ मकीन होने आए थे, तमाम उम्र के लिए, या फिर शायद अपनी उम्र तमाम करने के लिए। डॉली, क्या ये तुम हो? मिस्टर जॉनसन किताब पढ़ते हुए यकदम डर कर चौंके। ओह माय गॉड, कहीं कोई शरीर आदमी घर में ना घुस आया हो। उन्होंने फ़ौरन कमरे में कैबिनेट से अपनी 2 नाली शिकारी बंदूक निकाल ली। उसमें मोटे मोटे 2 कारतूस भरे। कारतूस बंदूक में लोड करके अपने कमरे की लाइट को बुझा दिया और कमरे के दरवाजे को लॉक करके सीढ़ियों से बंदूक की नाल आगे की सिमत रखते हुए धीमे धीमे से सीढ़ियाँ उतरना शुरू कर दी। वो अपने कदमों को यूं होले से सीढ़ियों पर रख रहे थे कि अगर कोई दूसरे घर में चहलकदमी करता तो वो उसकी चहलकदमी को बासानी सुन लेते। एक हल्की सी आहट भी वो यूं बासानी सुनकर उस आहट की सिमत का तयन कर सकते थे। जीनों से उतरकर जब उन्होंने फर्श पर कदम जमाए तो टीवी वाले कमरे से एक ह्योला सा दिखाई दिया। ये ह्योला उनकी महबूबा, जिंदगी की दोस्त, जीवन साथी एहलिया मिसेस जॉनसन का ह्योला था। डॉली, तुम ठीक तो हो ना? ये कहते हुए वो निडर अंदाज में बेदरेक टीवी वाले कमरे में दाखिल हो गए। सामने मिसेस जॉनसन खड़ी थीं, लेकिन मिस्टर जॉनसन की तरफ पुश्त करके। डॉली, क्या तुमने भी वो भयानक आवाज़ सुनी?
وہ اپنی اہلیہ کے قریب بڑھتے ہوئے بولے، لیکن یکدم ان کے قدم جیسے فرش پر منجمد ہو گئے۔ فرش پر ہو بہو مسز جانسن جیسی عورت کی لاش مردہ حالت میں پڑی تھی۔ اس مردہ مسز جانسن کا بھاری بھرکم جسم سوکھ کر اندر کی سمت پچک چکا تھا، جیسے ان کے پورے وجود سے کسی نے خون چوس لیا ہو، اور گوشت پیلاہٹ اور سوکھے پن کا شکار ہو چکا تھا۔ یہی نہیں، مسز جانسن کی لاش کے جسم کی کھال کی رنگت سفید، نیلی، مائل اور پیلاہٹ سے اٹی ہوئی تھی۔ مسٹر جانسن کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ ڈالی؟ مسٹر جانسن نے سامنے کھڑی اپنی اہلیہ کو پکارتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ سامنے کھڑی مسز جانسن نے اب اپنا سر کسی معصوم بچے کی مانند زور زور سے دائیں بائیں جھلانا شروع کر دیا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو ڈالی؟ یا یہ کوئی بھونڈا مذاق ہے؟ وہ یہ دیکھ کر پھر سے چلائے۔ ان کے سامنے کھڑی مسز جانسن نے بغیر پیچھے مڑے اور ان کی جانب دیکھے جواب دیا، ڈارلنگ، بھونڈے مذاق تو کرنے کی عمر بیت چکی، یہ سب تو حقیقت ہے میری جان۔ مسٹر جانسن کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی اہلیہ کی جانب بڑھنے لگے کہ اچانک جیسے فرش نے ان کے قدموں کو منجمد کر دیا۔ وہ ایک لہجہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پھر سے تن کر کھڑے ہو گئے۔ یہ میرے قدموں کو کیا ہو گیا؟ ڈالی، میری مدد کرو، وہ ہولے سے چلائے، اور پھر سامنے کھڑی مسز جانسن نے اپنا رخ کمرے کی چھت کی جانب کیا اور ایک خوفناک قہقہہ بلند کیا۔ مسز جانسن کی آواز میں مردانہ قہقہہ تھا۔ اس قہقہے میں ہولناک بھاری پن تھا، کسی خوفناک وحشی درندے کی آواز کا بھاری پن۔ مسٹر جانسن نے اس مرتبہ حیرت اور خوف بھرے عالم میں سامنے قہقہے لگاتی اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے پکارا، ڈالی؟ ڈالی کے ڈولوں کا بہت مزہ آیا، بہت لذیذ تھی تمہاری ڈالی، تیرے پاس کیا ہے؟ وہی بھاری بھرکم منحوس آواز سامنے کھڑی مسز جانسن کے وجود سے سنائی دی۔ ڈالی؟ اس مرتبہ مسٹر جانسن کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ خوف اور بے بسی کے عالم میں ان کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر فرش پر جا گری تھی، اور پھر یکدم سامنے کھڑی مسز جانسن نے گھوم کر دیکھا۔ وہ سیاہ گردابی چہرہ تھا، ایک گوریلے نما مسخ شدہ صورت تھی، مکمل سیاہ، بڑی بڑی آنکھوں والا، سیاہ ہولے سے بنے ہوئے لہراتے گردابی بڑے بڑے دانتوں والا ایک بھوکا منحوس وحشتناک چہرہ، بجلی کوندی، یوں جیسے پورا گھر آسمانی بجلی کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ ایک خوفناک کڑک کی آواز پورے علاقے میں گونجی تھی۔ بس اب اتنا اضافہ ہوا تھا کہ اس بجلی کی چمک اور بادلوں کی کڑک میں آخری چیخ مسٹر جانسن کی تھی، جسے پورے علاقے کے مکینوں نے سنا تھا۔ آخر کار اس ڈراؤنی عفریت نے مخصوص 23 تاریخ کو 7 سال بعد پھر اپنا شکار تلاش کر کے اپنی بھوک کو مٹایا تھا۔